हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया, हमने डिमांड पढ़ लिया, हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे? सप्लाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने डिमांड की बात करी, हमने कंज्यूमर की बात करी। कंज्यूमर डिमांड कर रहा है किसी चीज़ को, हम क्या बोलते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं किसी चीज़ को। लेकिन ये सब होगा कब? जब सप्लाई होगी किसी भी चीज़ की। ठीक है ना। हमने डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, हमने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि अभी तक सब कुछ देखा। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। हम क्या पढ़ रहे हैं? सप्लाई। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो अब हम यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जो भी लॉज पढ़ेंगे, वो हम किसके बेसिस पर पढ़ेंगे? प्रोड्यूसर्स के बेसिस पर। अब हम अपने आप को प्रोड्यूसर समझ कर चलेंगे कि हम यहाँ पर क्या है, किसी चीज़ के प्रोड्यूसर हैं। तो हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कब करेंगे, कब हमें उस चीज़ को प्रोड्यूस करने पर, सप्लाई करने पर हमको प्रॉफिट होगा, कब हमें उस चीज़ को सप्लाई करने पर फ़ायदा है, किस प्राइस पर क्या। तो हम यहाँ पर सब कुछ प्रोड्यूसर कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। तो जैसे अपन ने डिमांड समझा था, वैसे अपन यहाँ पर क्या समझेंगे? सबसे पहले सप्लाई को। ठीक है, सप्लाई क्या है हमारा? सप्लाई क्या है? अ क्वांटिटी विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, हमने वही डिमांड में पढ़ा था, कंज्यूमर इज रेडी टू बाय। यहाँ पर प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ पर्टिकुलर टाइम और एट अ पर्टिकुलर प्राइस। वही चीज, एक प्रोड्यूसर किसी क्वांटिटी को किस प्राइस पर और किस टाइम पर सेल करने के लिए तैयार है, वो ही क्या है? सप्लाई है। जब कोई प्रोड्यूसर का कोई बिल्कुल माल बनकर तैयार है और वो उसी टाइम और उसी प्राइस पर सेल करने के लिए तैयार है। अब मान लो माल बनकर तो तैयार है, लेकिन अब सप्लायर बोल रहा है कि नहीं, मैं तो 1000 पे नहीं, मैं तो 2000 पे करूँगा। तो वो उस टाइम पर सप्लाई करने को तैयार नहीं, तो वो सप्लाई बनी नहीं अपनी। ठीक है, तो एट अ पर्टिकुलर प्राइस और एट अ पर्टिकुलर टाइम वो बोले नहीं, मैं तो ये माल 2 साल बाद सप्लाई करूँगा। तो क्या उसकी वो सप्लाई माने जाएगी? क्या नहीं मानी जाएगी ना। तो सप्लाई क्या? व्हेन द प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। उसी प्राइस पर और उसी टाइम पे जब वो कोई माल सेल करने के लिए तैयार है, तब वो क्या बनेगी? सप्लाई बनेगी। ठीक है, supply of a commodity refers to that quantity which a producer ready to sell at particular price and particular time। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस पर और एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या है, वो सप्लाई करने के लिए तैयार है, तब वो क्या बनेगी? हमारी सप्लाई बनेगी। ठीक है, ये हो गई सप्लाई की बात। अब हम आते हैं किस पर? लॉ ऑफ सप्लाई पर। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, वैसा ही क्या है यहाँ पर? लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई अपनी क्या बनती है? क्या होती है? क्या कहती है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टेट करता है? इट स्टेट दैट इफ द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस।
यहाँ पर देखो क्या अपन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रोड्यूसर कोई चीज़ की सप्लाई कब करेगा, जब उसका प्राइस बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, वो सब चीज़ें बढ़ेंगी, तभी वो सप्लाई करने को तैयार होगा। अगर किसी चीज़ की टाइम टू टाइम प्राइस कम होती जा रही तो वो सप्लाई उसकी चीज़ की सप्लाई क्यों करेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है ना, तभी सप्लायर क्या होता है, उस चीज़ को सप्लाई करने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ सप्लाई अपना क्या है, इफ द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। ठीक है, state that if price increase हो रहा है, its supply increases and when price decreases सप्लाई डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा अब अपन ने क्या लॉ ऑफ अपन ने डिमांड के क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ डिमांड के अपन ने क्या पढ़े थे, कुछ अजम्पशंस पढ़े थे। पहले भी बात हो चुकी है, इकोनॉमिक्स में हर चीज़ में क्या होता है, अजम्पशंस के बेसिस पर चलती है। तो वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई भी अपनी क्या चलेगी, अजम्पशंस के बेसिस पर चलेगी। तो सप्लाई के भी क्या है अपने पास, कुछ अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन क्या है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, फिर अपना आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। समझेंगे अभी अपन इनको, ठीक है ना। देखो पहले ठीक है, फिर उसके बाद अपना क्या आता है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट हो। ये सब मैं क्यों लिख रही हूँ, तुम सोच रहे हो मैम लिख रही है टाइम बर्बाद कर रही है, वीडियो का टाइम एक्सटेंड हो रहा है। तो ये सब इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुम लोग भी मेरे साथ साथ इसके नोट्स लेते चलो, ताकि तुम लोग भी प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करो। ठीक है ना, मैं पहले लिखा हुआ हो डायरेक्ट तुम लोगों को एक्सप्लेन करना चालू कर दूँ तो मैं भी वो चीज़ कर सकती हूँ जैसे बाकी सब में होता है, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम लोग मेरे साथ साथ नोट्स लेते चलो इसके। ठीक है, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना, अब देखो ये क्या है हमारे, कुछ क्या है अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन क्या है अपना, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर ऐसा है, मान लो कोई प्रोड्यूसर है, वो कोको कोला प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा, कोको कोला का कोई और अदर गुड जैसे मान लो थम्स अप हो गया या फेंटा हो गया या उसका हो गया, उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, फ्रूटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पर अपने लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कोको कोला थम्स अप को छोड़कर फ्रूटी पर या कुछ ऐसी चीज़ पर जाएगा जिसकी प्राइस इंक्रीज हो रही हो। ठीक है ना, जिसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, जिसकी ज़्यादा सेल, उसके ऊपर वो जाएगा। ठीक है, तो अदर गुड्स की प्राइस क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तब तो क्या होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड अपना काम करेगा। ठीक है ना, वहीं पर ही अगर अदर गुड्स की जो प्राइस है वो कम ज़्यादा हो रही होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इस चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे अगर अपन अलग पॉइंट की बात करें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। अब क्या होगा, अगर उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ज़मीन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या अपने और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, लेबर हो गई, ये सब चीज़ों की अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना,
अगर इन सब चीज़ों की प्राइस इंक्रीज होती है तो क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट होगा, तो वो उस चीज़ की सप्लाई को भी अफेक्ट करेगा। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो प्रोड्यूसर ऑब्वियसली उस चीज़ को कम सप्लाई करने की कोशिश करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा। वहीं पर ही अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहे हो, उसको सस्ते में लेबर मिल रही है, सस्ते में रेंट की ज़मीन मिल रही है, सस्ते में उसको मशीन मिल रही है, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, तो वो उस चीज़ की सप्लाई इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इस चीज़ की सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, तब जाकर तो क्या होगा, सिर्फ सप्लाई का इफेक्ट प्राइस के साथ रिलेशन में होगा। ठीक है, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आएगा तो क्या होगा, प्राइस में चेंज आए चाहे नहीं आए, वहाँ पे सप्लाई में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन को लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई करवाना है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। अब कुछ ऐसा आ गया कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, या टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, या फिर क्या बोलते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी की आगे डिमांड आ गई जिससे वो प्रोडक्शन हो रहा है और अच्छे से, तो क्या होगा, वो वाली सप्लाई रोक देगा। तो टेक्नोलॉजी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तब तो वह क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। देयर शुड बी अ नो चेंज इन द गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर के गोल्स में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले प्रोड्यूसर का गोल था कि मैं इतनी चाय प्रोड्यूस करूँगा, लेकिन अब प्रोड्यूसर का गोल ही चेंज हो गया। अब वो जो सोच रहा है मैं तो बिजनेस ही चेंज कर देता हूँ, मैं चाय से कॉफ़ी पर आ जाता हूँ, या मैं किसी और चीज़ के बिजनेस पर आ जाता हूँ। मोबाइल बनाने वाली कंपनी सोच रही है अब मैं लैपटॉप पे आ जाती हूँ, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर का गोल ही चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर प्रोड्यूसर का गोल चेंज हो जाएगा, पहले वो सोच रहा है मैं तो प्रॉफिट मार्जिन के लिए काम कर रहा हूँ, अब वो अंदर से अचानक से उसकी आत्मा जाग उठती है और बोलती चलो मैं तो प्रॉफिट मार्जिन पे काम करूँगा, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वहाँ पे प्रोड्यूसर का गोल ही चेंज हो रहा है। तो गोल चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सप्लाई भी अफेक्ट करेगी। जब प्रोड्यूसर को आगे अब चाय बेचनी ही नहीं है तो सप्लाई ऑब्वियसली वहाँ पे बंद हो जाएगी। और मान लो प्रोड्यूसर को वेलफेयर के लिए काम करना है तो शायद अब उतनी यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हो, या उससे ज़्यादा यूनिट्स कुछ प्रोड्यूस हो, या क्वालिटी में कुछ ऊपर नीचे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, गोल चेंज होने की वजह से भी सप्लाई में चेंज आता है, तो प्रोड्यूसर का गोल भी कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये हमने क्या थे, लॉ ऑफ सप्लाई के लॉज थे। पहला, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट एंड गोल्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना, ये क्या थे हमारे फैक्टर्स ऑफ अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया, उसके अजम्पशंस पढ़ लिए। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे मूवमेंट और शिफ्ट, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। जैसे अपन ने डिमांड वाले में पढ़ा था मूवमेंट इन डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, वैसे ही अपन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट और शिफ्ट का पढ़ेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्मूलाज हैं। मूवमेंट और शिफ्ट, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आपको फिर बोल रही हूँ ये सप्लाई चैप्टर पढ़ने से पहले डिमांड चैप्टर पढ़ के बैठना, तभी सप्लाई चैप्टर क्या होगा अच्छे से समझ में आएगा। मूवमेंट्स और ये सब तुम लोग पहले मैं डिमांड में अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम लोग इसके यहाँ पर दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा अगर तुम लोग डिमांड पढ़ के बैठोगे तब, ठीक है ना। अच्छा, अब आता है मूवमेंट। अपन मूवमेंट की बात करें, किसी भी सप्लाई कर्व में मूवमेंट कब होगा और सप्लाई कर्व में शिफ्ट कब होगा। देखो, मूवमेंट कब होगा सप्लाई कर्व में, मूवमेंट यानी कि वह जो अपना सप्लाई कर्व है ना, ये जो अपना सप्लाई कर्व है वो या तो अपवर्ड एक्सटेंड करेगा या फिर डाउनवर्ड होगा, ठीक है। या तो इसका मूवमेंट अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, लेकिन इसी सप्लाई कर्व में ही होगा जो कुछ होगा, नया कुछ भी सप्लाई कर्व फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक चीज मूवमेंट में क्या होगा, मूवमेंट में जो ये मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व में वो क्यों होगा, क्योंकि प्राइस जो होगी ना वो क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है ना। प्राइस जो होगी वो चेंज होगी, लेकिन बाकी जो अदर फैक्टर्स होंगे अपने, ठीक है, अदर फैक्टर्स बोले तो जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस हो गया, लेबर की वेजेस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया,
या फिर बैंकिंग के चार्जेस हो गए, ये सब अपना क्या कुछ आता है, लोन इंटरेस्ट वगैरह हो गया, ये सब क्या किस में आता है, अपना अदर फैक्टर्स के अंदर आता है। भाई प्रोडक्शन में ये सारे फैक्टर्स भी ज़रूरी होते हैं ना, सिर्फ प्राइस को देखकर तो प्रोडक्शन करना नहीं होता हमेशा, अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। रिलेटेड गुड का प्राइस आ गया, ये सब किस में आते हैं, अपने अदर फैक्टर्स में। तो यहाँ पर क्या होगा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और जो कुछ भी चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, प्राइस की वजह से आएगा, ठीक है। प्राइस यहाँ पर चेंजेस होंगी, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। अब देखो यहाँ पर अपने पास मूवमेंट में दो चीजें होंगी, या तो क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, या फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, या तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन में क्या होगा, सप्लाई कर्व बढ़ जाएगा, यानी कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्राइस यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी, और सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि एक्सटेंशन होगा, ठीक है। ये देखो ये अपना पॉजिटिव सप्लाई कर्व है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, पहले मान लो अपनी इतनी सप्लाई जा रही थी, अब लेकिन क्या होगा, प्राइस बढ़ गई, अपनी प्राइस अपनी और इंक्रीज होती है, यहाँ तक आती है, और अपनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि यही सप्लाई कर्व क्या होगा, अपना एक्सटेंड हो जाएगा, और अब अपनी नई सप्लाई किधर आ जाएगी, इस पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक है। तो यही सप्लाई कर्व क्या हुआ है, अपना एक्सटेंड हुआ है, इतना अपना सप्लाई कर्व क्या हो गया, प्राइस बढ़ने से एक्सटेंड हो गया। तो ये क्या है, अपनी एक्सटेंशन है, इसी सप्लाई कर्व में क्या आ गया, एक्सटेंशन आ गया, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया प्राइस बढ़ने से सप्लाई इंक्रीज होना। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, यानी कि सप्लाई का छोटा हो रहा है, तो प्राइस कम होने से सप्लाई क्या हो जाएगी, अपनी कम हो जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, प्राइस कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी। अच्छा, कई सारी बुक्स में क्या होगा, ये जो अपन मूवमेंट वाला पढ़ रहे हैं इसको भी शिफ्ट के नाम से ही दे रखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। ये वाला पार्ट क्या है, जहाँ सप्लाई कर्व के अंदर ही मूवमेंट आ रहा है, कोई भी नया सप्लाई कर्व फॉर्म नहीं हो रहा, जहाँ पर प्राइस चेंज हो रही है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हो रहे हैं। ये क्या है, अपना मूवमेंट इन सप्लाई कर्व है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो शिफ्ट के नाम से बुक में दे रखा होगा, कंफ्यूज मत होना। टोटल 4 डायग्राम बनेंगे तुम्हारे इसके अंदर, ठीक है। एक डायग्राम अपन ने अभी देख लिया जो था एक्सटेंशन का, एक डायग्राम बनेगा अपना कॉन्ट्रैक्शन का। ऐसे ही शिफ्ट में भी अपने क्या बनेंगे, 2 डायग्राम बनेंगे, एक लेफ्टवर्ड मूवमेंट का और एक राइटवर्ड शिफ्ट का, कर्व का, ठीक है। टोटल 4 डायग्राम बनेंगे अपने, 2 क्या होगा, मूवमेंट होंगे, और 2 क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे अपन ने डिमांड में पढ़ा था, तो इसलिए बार बार बोल रही हूँ, सप्लाई पढ़ने से पहले डिमांड वाला चैप्टर पढ़ के बैठना अच्छे से। अब अपन बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। मान लो ये अपनी पहले सप्लाई थी और ये अपनी प्राइस, ये तो अपनी प्राइस थी और ये अपनी सप्लाई थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, प्राइस गिर गई, प्राइस अपनी मान लो इतनी रह गई, नई प्राइस अपनी इतनी रह गई, तो क्या होगा, सप्लाई भी गिरेगी, तो अपनी ये नई सप्लाई भी गिर गई, ठीक है। पहले सप्लाई अपनी इतनी थी, अब अपनी सप्लाई इतनी रह गई, इतनी अपनी क्या हो गई, सप्लाई भी कम हो गई। तो ये जो अपना कर्व में डाउनवर्ड आया, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व। अब अपना नया सप्लाई कर्व इतना सा ही रह गया, पहले इतना बड़ा था, अब सिर्फ इतना सा ही रह गया, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये अपनी बात क्या हो गई, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। यहाँ पर कुछ भी नया कर्व फॉर्म नहीं हो रहा है, उसी कर्व में अपन क्या कर रहे हैं, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। और वो किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। अब अपन आते हैं शिफ्ट में। शिफ्ट में देखो क्या होगा, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होगा, ठीक है। प्राइस अपना क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जो कुछ भी चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर क्या रहेंगे, अपने चेंज होंगे। प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन अदर फैक्टर्स मान लो जो रॉ मटेरियल का पार्ट है वो इंक्रीज हो गया हो, या उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई हो, या फिर वेदर में कुछ ऐसा चेंज आ गया हो कि अब उसकी सप्लाई नहीं हो रही है। मान लो वुलन क्लोथ्स देख लो, तो वुलन क्लोथ्स मेनली विंटर में सप्लाई होते हैं, तो ऐसा क्या है, वेदर की वजह से चेंज हो, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं, या फिर उसका गोल चेंज हो गया है सप्लायर का, तो ये सब क्या है, अपने अदर फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा सप्लाई कर्व में, वो किसकी वजह से आएगा,
अदर फैक्टर्स की वजह से आएगा। अब देखो एक तो चेंज क्या होगा, फेवरेबल चेंज, ठीक है, यानी कि सप्लाई में क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। भाई फेवरेबल चेंज आ रहा है, प्रोडक्शन क्या हो, रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, अपन को सस्ते में मिल रहा है, और रॉ मटेरियल अपन को सस्ते में मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कुछ कम हो रही है, टैक्सेशन कुछ कम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे सब कुछ जब फेवरेबल चेंज आता है तब क्या होती है, अपनी सप्लाई इंक्रीज होती है। लेकिन एक चेंज कब आएगा, जब अपनी सप्लाई क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, अदर फैक्टर सारे क्या होंगे, अनफेवरेबल होंगे, ठीक है ना। यानी कि टैक्स बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही है, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, प्राइस तो अभी भी उतनी है प्रोडक्ट की, लेकिन ये सब इंक्रीज हो रहा है, तो सप्लायर क्या करेगा, अपनी सप्लाई को कम कर देगा, ठीक है। तो एक तो फेवरेबल चेंज, एक है अनफेवरेबल चेंज। अब फेवरेबल चेंज में देखो अपनी सप्लाई इंक्रीज कैसे होगी। मान लो पहले इतनी सप्लाई आ रही थी, ठीक है, प्राइस अपना क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहना है, प्राइस तो अपना यही रहना है, लेकिन अब क्या होगा, सप्लाई अपनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। ये राइटवर्ड शिफ्ट आ गया ना, यानी कि अपने सप्लाई कर्व में क्या आ जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। प्राइस तो जो है वही रहनी है, लेकिन अपनी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। क्या आ गया, राइटवर्ड शिफ्ट, क्या आ गया, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। सप्लाई क्या हो गई, पहले यहाँ थी अब यहाँ बन गया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अनफेवरेबल चेंज की, अनफेवरेबल चेंज में क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सप्लाई कर्व में क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये अपनी पहले सप्लाई थी, तो अब क्या हो जाएगा, अपनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। प्राइस तो उतनी रहनी है अपनी, लेकिन अब सप्लाई क्या हो गई, सिर्फ इतनी ही आ रही, तो ये क्या, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया सप्लाई कर्व में, ठीक है। अदर फैक्टर्स में फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंज की वजह से, फेवरेबल होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर फेवरेबल चेंज होगा तो कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसी तरीके से ये क्या है, तुम्हारे 4 डायग्राम्स हैं, एक तो एक्सटेंशन, एक कॉन्ट्रैक्शन, एक फेवरेबल चेंज और एक अनफेवरेबल चेंज के। बुक में हो सकता है चारों सिर्फ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के नाम के अंदर ही दे रखे हो, तो कंफ्यूज मत होना कि हमने 2 अलग अलग क्यों पढ़ा दिया, है ना। ये अपने बात हो गई शिफ्ट की और मूवमेंट की, ठीक है। अच्छा, अब अपन अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे अपना, अब अपन अगली वीडियो में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।